आप सबको गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो कुछ आज घटित हुआ, ये एक सपना है। अब कई बार तो ये सोचते हैं कि ये एक रील है जो कुछ सेकंड के लिए आती है, फिर गायब हो जाती है। और फिर कई बार अंतर्मन को, अनकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ता है ये जो कुछ घटित हुआ था पिछले 5 से 10 मिनट में, ये कोई कल्पना नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई आंख बंद करके और मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं, बल्कि ये सब क्या है, एक हकीकत है। ये नहीं कि सपने नहीं देखे, जैसे जैसे जिस जिस प्रकार की उम्र थी तो सपने उसी प्रकार के जैसे आपको आते मुझे भी आए थे। कभी जब बचपन में थे तो ये सपने आते थे कि एक दिन मीठा दाब के खाएंगे। घर से एक बार अलगाव हुआ, मतलब घर अलग अलग हो गए। भाई हैं तो घर अलग होंगे ही। अलग होंगे तो पारिवारिक परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब हिस्सा बांटा गया तो वो ऐसा टाइम था कि बाढ़ आई तो जिस खेत में गेहूं होती थी उस खेत में गेहूं की फसल नहीं हो पाई। पानी लंबे समय तक खेतों में ठहर गया। तो फिर एक खेत जिसमें बाढ़ नहीं आई उसमें फिर बाजरी बोई, तो हिस्से में बाजरी आई। ये नहीं कि सिर्फ मेरे परिवार के या मेरे माता पिता के हिस्से में बाजरी, वो सारे वही खाते थे, क्योंकि पीछे से शुरुआत से आदत ये थी गेहूं खाने की। तो जब थोड़ी समझ पकड़ी तो पहले पता चला कि अनाज में भी फर्क होता है, क्योंकि आप अगर लगातार एक ही प्रकार का अनाज खाते हैं तो आप उस अनाज के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो फिर हिस्से में बाजरी आई तो 6 महीने तक बाजरी खाई लगातार। तो समझ पकड़ गया था मैं, कोई 5-6 साल का था। तब पता चला कि अनाज का क्या महत्व है। तब सपने देखते थे कि हमारे घर में भी कभी गेहूं आएगी। आज तो मैं ये जो चर्चाएं कर रहा हूं आपसे, लगभग ये मानिए कि 40 साल पहले की चर्चाएं कर रहा हूं। तो 40 साल पहले गेहूं एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। इतिहास का चक्कर घूमा और बाजरी आज क्या है? आज बाजरी स्टेटस सिंबल है। जो मोटे अनाज है लोग वो खाते हैं। और वो ना ऐसा एक चेंज आया उस टाइम, ये हरित क्रांति के 10-12-15 साल की बात है, क्योंकि पहले सारे ही बाजरी खाते थे। तो स्टेटस सिंबल गेहूं था। तो मैं ये कहता था कि जब उम्र बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग सपने भी देखे, लेकिन कभी इतने बड़े सपने नहीं देखे, क्योंकि आपकी परिस्थितियां आपको बड़े सपने देखने से भी रोकती है। आप बड़े सपने तभी देख पाते हैं जब आप चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेके पैदा होते हैं, तब सपने भी बड़े होते हैं। खैर उस टाइम के हिसाब से वही सपने बड़े थे। एक बार छोटी सी गलती हुई थी। ननियाल गए हुए थे और मौसी की शादी थी, बारात आने वाली थी। तो बारात आने से पहले वो नीचे वो दरिया बिछी हुई थी हरे रंग की, मुझे आज भी याद है। वो पट्टियां सी बिछा देते हैं शादी के उस पंडाल के अंदर। तो मेरी इच्छा हुई कि देखे तो आए कि खाने में क्या बना है, क्योंकि पहले बारात खाएगी फिर सबका नंबर आएगा, घरातियों का नंबर आएगा। तो रोक नहीं पाया, अपने आप को देखने गया तो पैरों की धूल लगी हुई थी। तो एक थर्ड पर्सन ने पकड़ा और दड़ादड़ चांटे लगा दिए। आंखों में हाथों हाथ आंसू आ गए। और उसने ये सोचा कि काश अपन बड़े हो जाते तो इस टेंट में जाने से अपने कोई पीटेगा नहीं। तो उस दिन सपना देखा कि थोड़े से क्या हो जाए, बड़े हो जाए, उम्र बड़ी हो जाएगी, फिर कोई पीट नहीं पाएगा अपने। फिर उम्र बढ़ती रही, जीवन बदलता गया। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो कुछ 2-3 छोटी छोटी कहानियां, पहले मेरे गुरुओं के बारे में, फिर मैं कुछ आपके लिए बोलूंगा। एक मेरे गुरु हैं मेरे पिताजी। हम बड़े बड़े पवित्रता के, सार्वजनिक जीवन में शुद्धता के, सत्यता के,
भ्रष्टाचारहीनता की बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे बातें ही करते थे। उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो बहुत ईमानदार थे। एक आईएएस था, वो बहुत ईमानदार था। लेकिन क्या ईमानदारी अपने आसपास भी होती है क्या? तो मेरे पिता रिटायरमेंट हो गए, मेरे पिता क्लर्क थे, और उन्होंने एक ही सीख दी कि जो आनंद का जीवन है ना, वो एक सत्य से जीवन में है। तो पिताजी के साथ वालों को हमने बढ़ते हुए देखा, उनके बच्चों को मौज करते हुए देखा, अच्छे संसाधनों के साथ उनको जीवन जीते हुए देखा, उनकी लाइफस्टाइल देखी। तो कभी कभी हमारे मन में भी आता था कि काश हमारे पिता भी उतने ही भ्रष्ट होते जिनके उनके साथी हैं, तो हम भी एक अच्छा जीवन जीते, हमारे पास संसाधन भरपूर होते। लेकिन अब जाके जब तार्किक हो गए तब पता चला कि पिता ईमानदार थे, इसलिए यहाँ तक पहुंच गए। क्योंकि आपको आगे बढ़ाने में बुरी परिस्थितियों का ज्यादा योगदान होता है बजाय कि सकारात्मक परिस्थितियों का। मुझे नहीं लगता कि जो मुकाम आज हमारे पिता की वजह से हमने हासिल किया है वो मेरी औलाद कर पाएगी क्या। तो पिता रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट होने के बाद फ्री नहीं बैठना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है, नेगेटिविटी आती है। क्योंकि आप पिछले 60 साल से एक रूटीन में काम कर रहे हैं, तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार नहीं हो। तो हमने भी पिताजी से यही चर्चाएं की, पिताजी अब शारीरिक श्रम भी है ना, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि शारीरिक श्रम कोई बुरा नहीं है। पिताजी खुद भी यही मानते, ताजंद की साइकिल पे बिताई। फिर वो कुछ सार्वजनिक जीवन भी जी लो, अपने हमारे लिए तो किया ही आपने, अब हम सब पैरों पे थोड़ा थोड़ा खड़े हो गए हैं। तो पिता ने फिर एक सार्वजनिक काम ये सोचा कि गांव की गौशाला है, उसका मैनेजमेंट गांव वालों ने दे दिया। तो पिता चूंकि पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत हिसाब किताब रख लेते हैं, ईमानदार थे, तो गांव वालों ने वो काम दे दिया। तो एक दिन हम बैठे, कोई मैं भी गया हुआ था, हमने वहाँ क्या योग की क्लासें लगाते थे हम उस गौशाला में। तो वहाँ 2-2.5 घंटे रहते थे। पहले दौड़दार लगाए थे, फिर प्राणायाम आसन वहीं करते थे, फिर बैठ के ऐसी जमघट लग जाता, बातें करने लग जाते। तो चाय बन जाती थी, क्योंकि गौशाला में एक आधी गाय ऐसी होती है कि जो ब्याह जाती है ना, बच्चे देती है, वो दूध देती रहती है, फिर वो बिक जाती है। इतने में इतनी सैकड़ों गायें होती है, एक आधी गाय वहाँ जरूर पाया होती रहती है जो दूध देती है। तो उस दूध का यूज क्या करें? तो या तो वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी है, या हम बैठे बैठे कभी हम चले जाते, हम कहते यार चाय बना लो। तो एक दिन से चाय बनी, तो चाय सबके लिए आई ऐसे कटोरियों में। तो पिताजी को भी चाय परोसी गई, पिताजी ने चाय लेने से मना कर दिया। तो मैंने सुना पिताजी चाय तो पीते, चाय के लिए मना क्यों कर दिया? उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर मुझको आपके कुछ शुगर की शिकायत है कि आज आपने जब गौशाला में चाय आई थी तो आपने चाय लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने कभी ऐसे ना ऐसे नहीं पढ़ा, कहीं बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी उन्होंने, बस उनके जीवन में ही ऐसा ही था। वो नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़े ग्रंथ पढ़े हैं या बहुत बड़ी तात्कालिक परिस्थितियां पढ़ी है या कुछ है ना मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उनको सुना, ऐसा कुछ नहीं था। बोले मैं कभी चाय नहीं पीता, और मैं कोशिश करता हूँ कि पानी भी मैं घर से लेके जाता हूँ 99%, और अगर नहीं भी है तो बाहर से पी के आता हूँ, गौशाला का पानी भी नहीं पीता। चाय तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि चाय गौशाला की है, ये हमारी नहीं थी। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा जो आपकी जीवन है और उस जीवन में छोटी छोटी गतिविधियां हैं, वहां भी ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि क्या फर्क पड़ता है दूसरे लोगों को, अगर आप चाय पी ले तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो ना अंतर्मन से ईमानदार होते हैं। तो ऐसे पहले ईमानदार गुरु मेरे थे मेरे पिता। फिर मैंने मेरी माँ को देखा, माँ से ये देखा कि संयुक्त परिवार में जिया कैसे जाता है और चीजों को बांध के कैसे रखा जाता है। पिता चूंकि क्लर्क थे, परिवार संयुक्त था, खेत में सबको काम करना पड़ता था। तो पिता का हिस्से का काम जब हम बड़े हो गए तो हमारे हिस्से में आएगा, लेकिन तब तक कौन करेगा? फिजिकल श्रम करेगा कौन? मेरे पिता किसी का काम कौन करेगा खेतों में? क्योंकि चाचा कर रहे हैं तो पिता को करना पड़ेगा। चूंकि पिता क्लर्क है तो उनको ऑफिस जाना होता है, तो माँ करेगी वो सारा काम। तो एक दिन दोपहर का टाइम था और कणक काट ली थी, कणक हाथ से काटते थे उस टाइम, और उसके बाद थ्रेसर आया। थ्रेसर आया बाद दोपहर को, लेट हो गया थ्रेसर आने, पहले किसी और खेत में निकाल रहा था। तब तक सबने वो गेहूं एक जगह इकट्ठी कर ली, और माँ के बुखार हो गया। गर्मी बहुत ही थी, कोई 20-22 अप्रैल के आसपास की बात है। तो माँ ने एक टेबलेट निकाली। मुझको माँ क्या बात हो गई
कि बेटा मेरे बुखार हो गया और अब थ्रेस्टर लगेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं ये नशा ले रही। तो नशा तो एक बुरी प्रवृत्ति है, मेडिकेटेड नशा। उस टाइम आज से 30-35 साल पहले ऐसे कोई नशों में नहीं आता थी गिनती। तो मुझको माँ ये ऐसा कब कब करती है कि जब जब मैं अति शारीरिक श्रम करती हूँ तो सामर्थ्य से जब श्रम बाहर आ जाता है तो मुझे क्या खानी पड़ती है, एक टेबलेट खानी पड़ती है। उस टेबलेट से क्या है, फिर आपको थोड़ी देर नकली एनर्जी आती है। तो मैंने माँ से ये देखा कि कितना त्याग और बलिदान करना पड़ता है कि आपको संयुक्त परिवार में टिकने के लिए और सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको ये भी करना पड़ता है, इतना श्रम करना पड़ता है आपको। तो माँ से मैंने शारीरिक श्रम सीखा। हालांकि मैं सीख नहीं पाया, लेकिन मैंने एक अटूट प्रेम देखा। अटूट प्रेम क्या होता है, उसके लिए मेरा गुरु था, वो एक नेवला था। अभी बैठे बैठे मैं यही याद कर रहा था जब आया मैं इन महादेव जी के साथ बैठ के, कि हमें जीवन में कौन क्या सिखा देता है। मैं ग्रेड 3 में नौकरी लग गया, 2008 की बात है। कोई 2-1 महीने जॉब करते हुए थे, इतने में कोई ट्रेनिंग आ गई कि जितने भी नए जॉब में आए हैं उन सबकी 15 दिन की कोई स्किल डेवलपमेंट की एक ट्रेनिंग होगी। तो मैं ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थी, तो मैं घर से सुबह सुबह जा रहा था और 8 साढ़े बजे का टाइम था और गुनगुनी सी धूप थी, सर्दी आ रही थी उस टाइम। तो मैं बाइक पे था। बाइक पे मैंने क्या देखा कि बीच रास्ते में कोई पहले मेरे से एक कार निकली और उस कार के नीचे आके और एक नेवले का बच्चा मर गया और उसके पास एक और दूसरा नेवला है। तो मैंने स्वाभाविकता सोचा भी ये कौन हो सकता है, ये इसका पिता हो सकता है या इसकी माँ हो सकती है। तो जानवरों में ऐसा प्रेम है ना, माँ ज्यादा करती है, पिता नहीं करता। अब मैं जब बाइक लेके गया ना, तो आमतौर पे आप देखेंगे कि जब भी बाइक की ऐसी आवाज आती है या जो पास आते हैं ना, तो ये जानवर भाग जाते हैं, वो गई नहीं। तो मेरे को घोर आश्चर्य हुआ, मेरे को ये जानवर डरा क्यों नहीं, जबकि नेवले तो आपके साधन देख के सड़क छोड़ के भाग जाते हैं। वो उस मरे हुए बच्चे के पास थी। थोड़ी देर बाद एक जीप और आई, वो नहीं हटी और वो उसके ऊपर से निकल गई, वो भी मर गई। तब ये सीखा कि प्रेम ना ये होता है। तो वहां से फिर प्रेम का भाव सीखा। तो एक वो भी बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए, वो भी एक गुरु थी कि कितना बड़ा आप त्याग कर देते हैं अपनी संतान के लिए। जीवन से प्यारा भी कोई हो सकता है, मैंने पहली बार देखा। फिर एक और गुरु कि छोटे छोटे पल खुश कैसे कर देते हैं आपको। जुलाई का महीना था, शायद पहला या दूसरा सप्ताह रहा होगा, ऐसे के आसपास की टाइम थी। फुहारे लगा के और जमीन को गीला करके ग्वार बो दिया और ग्वार इतना बड़ा बड़ा हो गया खेत में। मैं स्कूल से आया, स्कूल उस टाइम ये 7:30 से वाला टाइम था, 12:30 वाला, 1-1:30 मान लो ज्यादा से ज्यादा। मैंने 1-1.5 घंटे आराम किया और फिर खेत चला गया। जब मैं खेत गया तो बहुत ही भयंकर धूप थी और ग्वार मुरझा रखा था। एक किसान बहुत ही खुश होता है जब वो सुबह खेत जाता है ना, तो सुबह सुबह क्या है, फसलें हैं, वो धूप नहीं आती ना, तब तक वो ना बहुत ही ऐसे खिलती हुई रहती है, हरी हरी नजर आती है, तो ना आंखों को बहुत ही ठंडक देती है, बड़ी खुशी देती है वो फसलें। मैं गया तब तक 4 बज चुके थे और ना वो ग्वार मुरझा रखा था और मुझे ये लगा कि अगर 2-3 दिन और बारिश नहीं आई ना, तो ग्वार की फसल क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। तो हरियाली है ना, मन को खुशी देती है और जलती हुई फसलें ना मन को बहुत ही दुख देती है। अब मैं सोचा कि अगर मैं प्यासा हूं तो ऐसा ही प्यासा कौन है, ये फसल है, अब ये कितना दुख पा रही होगी। थोड़ी देर में वो संकेत ही होगा कोई, ऐसे वो उसने कोई सबक मिलना था, मैं नहीं कहता कोई सुपर नेचुरल पावर थी। भाई मैंने सीखा क्या, धूप इतनी तेज थी कि
आप ये सोचते हैं कि जिस दिन तेज धूप होती है ना जुलाई अगस्त में, उस दिन बादल जरूर आते हैं। तो थोड़ी देर में ना बादल आ गए और बादल धीरे धीरे घने हो गए। जैसे वो बादल घने हुए ना, तो ग्वार ने अपने आप ही धीरे धीरे हरा होना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में बारिश हुई ना, तो बारिश के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे लग रहा है जड़ तक पानी पहुंचा ही था भाई। मुझे लगा इनमें संवेदनाएं हैं, इनको भी पता चलता है फसलों को भी कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है। वो मिट्टी की ऐसी सुगंध आने लगी थी कि ग्वार ना लहराने लग गया। आधे घंटे बारिश हुई, 7-8 अंगड़ बारिश हुई और उसके बाद मैं वहां बैठा रहा और मेरा आंखों आंसू आ गए कि फसलें भी क्या होती है, खुश होती है। मैं सोचता था आदमी खुश होते हैं, जानवर खुश होते हैं, रंभाते हैं। मैंने पहली बार देखा फसलें भी खुश होती है और उनको देख के किसान भी खुश होता है। तो उस ग्वार ने भी मुझे यही कहा कि दुख आते रहते हैं, तो उसके बाद छोटी सी खुशी है तो अपने को क्या हो जाना चाहिए, पूरा खुश हो जाना चाहिए। तो ऐसे ना गुरु फसल भी हो सकती है, कोई छोटा सा इवेंट, कोई जानवर भी हो सकता है, अपने माता पिता भी हो सकते हैं। ऐसे ढेर सारे गुरु आपको भी आसपास मिल जाएंगे। अब ये मान के चलें कि संकट सबके जीवन में है, आपके जीवन में भी है, लेकिन प्रेरणा उससे ज्यादा मिलेगी आपको आसपास। कुछ दिन थोड़ा सा आंखों को खुली रखो, चीजों को थोड़ा सा देखते रहो। हर चीज जो आपने सोची है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, बशर्ते कि आप में समर्पण हो उस नेवले जैसा। बशर्ते कि हम उतने ही खुश रहें जितना उस बारिश को देख के वो ग्वार के पौधे हुए थे। बस मेरा एक ही निवेदन है इस गुरु पूर्णिमा पर आप सबसे कि आप कभी जब शिक्षक बन जाओ तो ऐसे फीलिंग नहीं लाना कि आप शिक्षक हो। आप ये फीलिंग लाना कि आप विद्यार्थी हो, और आप जितने अच्छे विद्यार्थी होंगे आप उतने अच्छे शिक्षक होंगे। हर एक घटना, हर एक चीज सिखा के जाती है। आज मेरी किसी एक बहन से आंसू में बात हो रही थी, तो ऐसे ही उसके मैंने पूछा कि तेरे मकान, तू किराएदार की चर्चा कर रही थी, वो किराए वाली व्यवस्था हो गई क्या, तेरे कोई किराएदार आया क्या? तो वो बताने लगी कि हाँ ना, मेरे पास है ना एक किराएदार आई है। मुझे ठीक है, मुझे तेरे से झगड़ा पगड़ा नहीं करेगी, तेरे घर में शांति तो रहेगी ना किराएदार की वजह से, तेरे जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा? बोला नहीं, मैंने उससे ना बहुत कुछ सीखा है। वो झांकी भी है, जिस भी धर्म की है उससे मतलब नहीं है अपने को, कि मैंने उससे ये सीखा कि उसके जीवन में एक अजीब सा संकट है। उसके जीवन में संकट ये है कि उसके अंडाणु नहीं बनते। अंडाणु जान गया? हाँ, उसके ना वो मासिक चक्र नहीं आता, और जिन के मासिक चक्र नहीं आता वो कभी संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो मेरे को इससे तुमने सीखा क्या? ये तो एक बीमारी है और ये तो इसका अगर इलाज किया जाए तो ठीक हो जाती है। तो उसने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकती। उसने सभी डॉक्टरों को दिखा लिया और डॉक्टर ने क्या कर दिया है, हाथ खड़े कि ऐसे ना लाखों औरतों के बाद एक ऐसा केस होता है जब इनके अंडाणु नहीं बनते, और जिनके अंडाणु नहीं बनते वो मां नहीं बनती। तो क्या मैंने उसमें इतनी जिजीवी सा देखी कि उसको घर वाले हैं उसको लड़की मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो कह रही है कि मैं लड़की तो बाद में और मानव पहले हूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे सपने क्या है? तो बोली मेरा सपना ये है कि जैसे आम एक सपना सबका ही होता है कि ना एक अच्छा घर हो, है ना, भरा पूरा, मेरे भी पति हो, मेरे भी बच्चे हो, ऐसे सपने मैं भी देखती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं ना संतानोत्पत्ति नहीं कर पाऊंगी, और मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया हूँ, अगर आई हूँ, अगर मेरे 3-4 साल तक बच्चे नहीं हुए तो मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा और फिर मुझे कहाँ रहना पड़ेगा, उस कोने में। तो अब मैं ना घर छोड़ आई मेरे माता पिता से झगड़ के। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, 10-11 करते करते आपको शादी करनी होती है। अब वो क्या, मैं 25-30 हजार रुपये कमाती हूँ, मैं होम ट्यूशन देती हूँ। अब मैं पैरों पर स्टैंड हूँ, सीजीएल की तैयारी कर रही है क्या वो, और वो कह रही मैं ना जीवन मेरे हिसाब से जीऊंगी। तो बिल्कुल ठेठ ग्रामीण बैकग्राउंड से, सामने कोई सपना नहीं है परिवार का कि परिवार बसेगा क्या, अगर बसेगा तो उजड़ेगा। उसके बावजूद उसमें क्या है, एक जिजीविसा है कुछ करने की, खुद स्टैंड होने की। तो कई बार क्या है कि अपन जब किसी बातें भी करते हैं ना, किसी का जीवन चरित्र भी सुनते हैं,
तो भी है ना वहां से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वो भी एक गुरु ही है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी, जब आपके साथ कोई नहीं है, आपका इतने बड़े शारीरिक संकट है, मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो बहुत कुछ है कि आप मां ही नहीं बनेगी भी। एक औरत को, चलो ये अपन नहीं मानते, नारीवादी है, नहीं मानते, रेडिकल है, अपन नहीं मानते, लेकिन एक औरत की इच्छा जरूर होती है कि वो पूर्ण तब होती है जब वो क्या बनती है, एक मां बनती है। उसको पता है वो जीवन में पूर्ण नहीं होगी, लेकिन वो पूर्णता ढूंढ तो रही है। कम से कम वो पूर्णता है कि वो सेल्फ स्टैंड होगी, उसके खुद में स्वाभिमान होगा और किसी के आगे झुकेगी नहीं। तो एक दोस्त के नाते मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप कभी ना हारा मत करो, थका मत करो, कभी डिमोरलाइज मत हुआ करो। एक कष्ट आएगा ना तो रास्ते दो मिलेंगे उससे निकलने के, तो हमेशा पॉजिटिव रहा करो। और कभी दूसरे से बात भी करो ना तो हमेशा पॉजिटिव बात ही किया करो। इससे आप भी खुश रहोगे, आपका पूरा दायरा भी खुश रहेगा, और आसपास के आपके जो एक ओरा रहेगा ना, तो वातावरण रहेगा, उसमें पॉजिटिविटी रहेगी। अब आज इस काल में जी रहे हैं जहां बहुत सारे बंधन है ना, जो फालतू के बंधन हुआ करते थे, वो अब नहीं रोकते अपने को। अगर आप थोड़े से एजुकेटेड, स्किल्ड है, और स्किल्ड नहीं है तो किसी भी उम्र में स्किल को सीखा जा सकता है। तो आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं। हम तभी तक रोजगार नहीं पाते जब तक हम सोचते नहीं है, और जिस दिन सोच लिया ना उसे रोजगार भी मिल जाता है। बस दिक्कत यही आती है कि हम एक लेवल के रोजगार की कई बार कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलता, लेकिन कहीं से शुरुआत करेंगे ना तो वहां भी पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा था कि ये जो आप आज सबने किया, जब मैं वहां से नीचे से आया तो आपने ऊपर से फूल बरसाए, वो मुझ में नहीं गिरे होंगे, लेकिन आत्मा उससे खुश हो गई। कौन किसके लिए फूल बरसाता है, किसके जीवन में इतने के इवेंट आते हैं, ये सिर्फ एक शिक्षक के जीवन में आते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही एक घर किराए के लिए मैंने कहा पढ़ाना शुरू किया था। मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कारवां बन जाएगा, मेरे हजारों दोस्त बन जाएंगे, ऐसे छोटे भाई बहन होंगे मेरे, मैंने तो नहीं सोचा था कभी। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा क्या किया, अपनी स्किल को डेवलप करता गया। और स्किल डेवलप एक ही तरीके से होती है, आप जो काम कर रहे हैं ना उसके बारे में सोचें बस, फिर आप हम हर काम सीख जाते हैं। मुझे आज भी पता है कि मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो मैं ना उसके बारे में चिंतन मनन करके ये जरूर कहता हूँ कि इसको ना अपने सिस्टम से जोड़ें कैसे। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो किसी भी घटना को उस पढ़ाई से जोड़ूं कैसे मैंने, तो ये ना ये एक धीरे धीरे में एक मूल शिक्षक हो गया जो हर जगह प्रेरणाएं ढूंढता है। तो आप है ना ये कई ये सोचते हैं हम शिक्षक बन जाएंगे तो ये स्टेज पे कैसे आएंगे, हम बोलेंगे कैसे। तो मैं आज कोई तैयारी थोड़ी करके आया हूँ। इन्होंने पहले कहा आज अपना प्रोग्राम है, तो बस मैं वहां से बैठा यहाँ तक आया। इस दौरान मैंने बस इनसे बात नहीं की, मैं सोचता आया कि मुझे बोलना क्या है। 10 एक मिनट में सारा फ्रेम बन गया। तो अगर आप शिक्षक भी बनना चाहते हैं ना तो आप ये मानिए कि 1 साल लगता है आपको एक अच्छा वक्ता बनने में। और अच्छा वक्ता बनने के लिए पढ़ना होता है ज्यादा, और उससे ज्यादा थोड़ा सोचना होता है, और सोचे हुए को फिर बोलना होता है, और चीजों को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो आप वाकई में बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, जो भी आप बनना चाहें, अच्छे वकील बन सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। क्योंकि हम सारे उस दायरे के हम सब शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। कितना का आनंद आता है एक शिक्षक को जब वो अपनी या तो जहां जिस स्कूल को छोड़ के जाता है या बच्चों को प्रोग्राम होते हैं। मैं जब स्कूल लेक्चरर था तब ऐसे एक आनंद का क्षण है जैसे आज का क्षण है। बच्चों की 12th वाली बच्चों की फेयरवेल पार्टी थी। फेयरवेल जब वो रवानगी देते हैं तो कौन सी देते हैं, सॉरी विदाई, फेयरवेल तो आते हैं तब देते, सॉरी विदाई समारोह था बच्चों का। तो 11th वाले बच्चे 12th वालों को, बड़ी क्लास में वही थी, उनको विदाई दे रहे थे। तो एक लड़का था, वो थोड़ा परिवार में थोड़ा मजबूत था, और उसके जो पूर्वज थे वो उस गांव के सामंत या चौधरी रह चुके थे। तो उस परिवार में अहम शुरू से ही था। तो कई बार क्या होता है कि रस्सी जल जाती लेकिन बल नहीं जाते। चौधरी चली गई लेकिन चौधरी नहीं गया, तो वो था उसके अंदर। तो दूसरे बच्चों को पीटना, शिक्षकों के सामने बोलना,
और कॉलर ऊंची खड़ी ऐसे करना। मैंने ये सोचा ये बच्चा है ना इमोशनलेस है क्या, तो मैंने उसको ना डांटना फटकारना छोड़ दिया। धीरे धीरे ना मैंने उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग चीजों को समझना शुरू किया, और उसका जो ईगो था उसको धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग संतुष्ट करना शुरू किया। फिर मैं कभी उससे कभी भूतों की बात कर लेता, कभी देवी देवताओं की बात कर लेता, वो मेरे पास आ जाता, गुरुजी भूत हुए के थे मन बताओ, गुरुजी देवी देवता हुए के, भगवान हुए के, ठीक है, अच्छो आदमी के हुए, माड़ो आदमी के हुए, वो मर्डर हो गया भी मैं के होसी, फलाना में लड़ पड़े वो के होसी, ऐसी बातें ना मुझसे करने लग गया। और धीरे धीरे वो लड़का शांत हो गया बिल्कुल, उसने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए। मैं नहीं कहता वो पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, बिल्कुल शांत हो गया। और किताबें नहीं, लेकिन और बहुत सारी चीजें पढ़ने लग गया, और घर वालों की सहायता पहले से ज्यादा करने लग गया। तो जब विदाई समारोह आया तो उस टाइम वो 12th में था। तो जिस बच्चे के लिए मैं सोच रहा था कि ये बच्चा इमोशनलेस बच्चा है, वो उस दिन ने सबसे ज्यादा रोया और फिर मेरे गले लग गया। तो उस दिन जो इतनी खुशी हुई कि आप पूछिए मत। तो ऐसे ना जब आप ऐसे कच्चे घड़ों को बनाते हैं, धीरे धीरे उनको समझते हैं, तो बहुत ही ना आनंद की अनुभूति होती है। 10 दिन हुए होंगे, 2 बहनें आई। वो एक तो बहुत ही अल्ट्रा मेहनती है, वो पहले एमएससी फिजिक्स है वो, और उसके बाद उसने पॉलिटिकल साइंस ले ली। पता नहीं क्यों उसने ऐसे रिवर्स गियर लगा दिया, एमएससी फिजिक्स करके और पॉलिटिकल साइंस एमए और कर ली, और उसके बाद ये सब्जेक्ट उसके गले में आ गया। तो पॉलिटिकल साइंस में तो पास हो गई, वो फर्स्ट पेपर में कोई पॉइंट 66 से क्या था 1 नंबर से रह रही है। तो वो दोनों ऐसे मिलने आ गई, वो 15-20 मिनट बैठी कि मैं वो बोली, क्योंकि साइंस वाले होते हैं ना ये थोड़े से डिमोलाइज भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अपने धक्के खा खा के आए, अपने दूध पीता गया, अपने को अवॉइड किया गया, तुम आर्ट्स वाले हो है ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम काम चोर हो, तुम पढ़ते नहीं, अपने ऐसे तो अपने क्या अपने बचपन से आदत है, अपने तो पक्के हुए घड़े हैं, अपने कुछ भी कह दो ज्यादा फर्क है नहीं पड़ता। ये साइंस वाले ना सोफिस्टिकेटेड बहुत होते हैं। यही कारण होगा कि आप कभी ना आत्महत्या के रेशियो देखना, कला विषय वाले नहीं करते कभी भी, ये साहब कोटा वाले करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े ऐसे पोले पोले से होते हैं, ये ऐसे इन्होंने दुख नहीं देखे होते। उनके लिए सबसे बड़ी घटना है कि सीईओ को O2 से मिलाएंगे तो बनेगा क्या। अपने को ये पता है कि जब सांपड़ पड़ेगा तो वो दर्द है इतना को, डंडे के दर्द में और थप्पड़ के और डुक और मुक्के के दर्द में अंतर क्या, ये हम जानते हैं ना। तो उन्हें दुखा ही नहीं कभी, उनको जानेंगे कैसे वो। तो ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो वो फिजिक्स वाली वो बहन वाली कि मैंने एमएससी कर ली, अच्छे कॉलेज में पढ़ी, अच्छे स्कूल में पढ़ी, चाहे आज आपके पास आगे मैंने कुछ नहीं सीखा होगा, लेकिन हम दोनों आपसे आई तो सीखने के लिए थी, और आप चुप हो गए, हमें सुनते रहे। इससे ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला, क्योंकि हमारे मन में जितने भी भाव थे वो क्या हो गए, प्रकट हो गए। दुख के जितने भी भाव थे, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन थी फेल होने को लेकर, वो सारी अब दूर हो गई है और अब मोटिवेट हो गई है। तो हमें आज तक किसी ने सुना ही नहीं है, हमें तो शिक्षकों ने क्या किया, सुनाया ही सुनाया। तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि जब आप शिक्षक बन जाओ तो आप सुनाना ही सुनाना मत, बल्कि औरों की सुनना भी। तो एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि आप थोड़ा सुनना सीख जाएं और आप ताजिंदगी क्या बने रहे, एक विद्यार्थी बने रहे। तो आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि अगली गुरु पूर्णिमा आए तो ये माला मेरे गले की बजाय आप सबके गले में हो, बस मेरी यही इच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद दोनों का। आओ आप दोनों, आओ तो आओ। दो चीजें होती है, एक होता है कंगूरा, एक होती है नींव। मैं तो आपको दिखता हूँ, ये दोनों आपको दिखाई नहीं देते। आपके नोट्स अगर टफ बने तो उसके लिए जिम्मेदारी ये होंगे, इन्होंने जान डाल रखी है। दाबाई जी और कल हम दोनों बात कर रहे थे, ये मेरे पास 2 चीजें लेके आए कि रिपब्लिक का तात्पर्य राज व्यवस्था नहीं है, बल्कि बारकर ये कहता है कि रिपब्लिक का तात्पर्य है
न्याय है, ये कहा उसने। मैंने कहा कि गड़बड़ कर दी, जो नए नोट्स तैयार हुए उसमें ये बात लिखी हुई नहीं है। तो मैंने इनको कहा यार वो भेजना, बात आई गई हो गई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आपने जब पढ़ाया हमें रिपब्लिक तो उसमें बताया कि उसमें 8 पार्ट है, जब उसके पार्ट कितने हैं 10 है, उसकी 10 पुस्तकें हैं वो छोटी छोटी। तो मैंने कहा ये भी गलती कर रखी है अपने, तो मैं इनको कहूंगा जाके भाई यार ये तो गलती कर रखी है अपने, 8 की बजाय 10 है। तो इन्होंने मुझे जाते ही और 2-3 दिन से मेरे पास प्लेटो पेंटिंग पड़ा था कि मैं उसको चेक करना है और थोड़ा सा पढ़ाने के हिसाब से थोड़ा सा सेट करना है, और कोई बाई चांस कहीं गलती रह गई हो, हिज्जे की गलती है ना, छोटी मोटी कोई मात्राओं की गलती रह गई तो वो चेक करनी है मुझे। तो मुझे 3-3.5 घंटे लगे। तो मैं पहले तीसरे पेज के ऊपर पहुंचा था कि दोनों चीजों का मुझे क्या मिल गया, जवाब मिल गया। वो 10 के 10 वहां थे और बारकर की परिभाषा भी थी वहां, जो कल अपने चर्चा की थी, नए वाले नोट्स में दोनों डली हुई, स्पष्ट शब्दों में डली हुई थी। तो ये नहीं होते तो आज अपने पास इतना अच्छा मैटर नहीं होता, क्योंकि मैं एक व्यक्ति की एक लिमिट होती है, ठीक है, उस लिमिट पे यहाँ पढ़ाया, फिर और पढ़ना, फिर उनके नोट्स तैयार करना, इतना संभव नहीं हो पाता। तो मैं तो आपको कंगूरा हूँ, और नींव कौन है, ये है। 2-3 दोस्त और भी हैं, वो अभी वो वही काम कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ हाँ, आप क्या, अच्छा, आप एक दिन, मैं चाहता हूँ आप सभी पहले नींव बनो और उसके बाद क्या बनो, कंगूरा बनो। लेकिन आपको अपनी नींव खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। आप गांठ बांध के चलें कि आप किसी और के भरोसे ये मत करना कि वो मेरी नींव भरेगा। जैसे आप क्या करते हैं कि नोट्स इसने बना ली ना, अपने को क्या जरूरत है, या तू मेरे लिए नोट्स बना ले, अपन काम जो ठेके पे देते हैं वो मत दिया करो आपके लिए, है ना। तो ये है, तो आप उज्जवल भविष्य की कामनाएं, आप दोनों को थैंक यू। ये रणजीत जी हैं, ये विजेंद्र जी, और रणजीत जी पहले डीयू में थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये जेआरएफ है, सब्जेक्ट इनका जोरदार है, और विजेंद्र नेट है, और विजेंद्र का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, विजेंद्र वक्ता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप भी, मैं चाहता हूं कि इन फ्यूचर आप भी मेरे ऐसे अच्छे साथी बने जैसे ये है, जीवन में बस आप थोड़ा इज्जत सम्मान दे दे, वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो आज की गुरु पूर्णिमा की पुनः आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कुछ और भी करोगे? अच्छा, एक चीज मैं ईमानदारी से स्वीकार कर लूं कि मैंने जो पहला केक जो मैंने खाया और जो हकीकत में देखा, वो देखा कलाम में आके, क्योंकि उससे जीवन में, इससे पहले जीवन में मुझे कभी ऐसा इवेंट ही नहीं आया कि मेरे जीवन में क्या है, केक आए। क्योंकि बच्चों का जब हलवा बनेगा गांव में और खीर बना लेंगे या लापसी बना लेंगे घी डाल के, यहाँ आया ना तो पहली बार ये लेके आई, वो स्टूडेंट्स लेके आए, तो पहली बार मुझे कलाम में आने के बाद दर्शन हुए के इसके। मतलब ये नहीं, फोटो में देखा था पहले, हकीकत में कभी ऐसी इवेंट जीवन में मौका ही नहीं मिला कभी। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ, ऊपर आ जाओ। आज गुरु पूर्णिमा है, और ये मैं ऋषि वेद व्यास के गुरुत्व को समर्पित है। थैंक यू। अभी भाई साहब ने कहा कुछ मीठा हो जाए, तो इतना ही मीठा होगा, कुछ का बनना अभी आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ जाएगा, आप बनोगे यार, वाकई में आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप बांट दो। वाह, थैंक यू। वाह,
देखो मेरी इच्छा क्या है, मेरी मैं बताऊंगा इसको लेके मेरी इच्छा क्या है। इसको लेके ये अपने पास जो केक है, इसको लेके मेरी इच्छा है कि ये पीछे पीछे वालों को दिए जाए। वाह सर, थैंक यू। आ जाओ, थैंक यू। वही, अरे वाह सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू।